तो दोस्तों कश्मीर की हमारी पूरी राइड सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारा कश्मीर राइड पे पूरा बजट एक पर्सन का कितना आया। अगर आप भी दिल्ली से कश्मीर बाइक ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं अपनी राइड का एक बार आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारी जो राइड थी वो थी 5 दिन की और फर्स्ट डे हम जब यहाँ से निकले थे, नाइट की ड्राइव थी हमारी। तो फर्स्ट डे हम गए थे, पहला हमारा था स्टॉप जो है उधमपुर। हम उधमपुर में रुके थे, नाइट स्टे करा था हमने। नेक्स्ट डे हम वहाँ से निकले श्रीनगर के लिए और उससे अगले दिन हम श्रीनगर से सोनमर्ग गए थे घूमने के लिए। देन उससे अगले दिन हमें वापस आना था दिल्ली के लिए, लेकिन वहाँ पर भारी बर्फबारी के कारण जो है हम वहाँ पर फंस गए थे, तो उस दिन हम आ नहीं पाए थे। तो एक एक्स्ट्रा दिन हमें वहाँ पर रुकना पड़ा था। उससे अगले दिन हम वापस दिल्ली के लिए आए, जो कि हमें पूरा एक दिन और पूरी एक रात लगी थी दिल्ली तक आने में। हालांकि सफ़र इतना लंबा नहीं है, लेकिन ग्रुप राइड जब होती है तो फुल मौज मस्ती के साथ होती है, रुकते रुकाते खाते पीते हुए। तो उस वजह से जो है टाइम लग जाता है राइड में। तो बात करते हैं बजट की। तो राइड में जो सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता है वो आता है भाई पेट्रोल का। तो ये राइड लगभग हमारी करीब करीब 1850 से 1900 किलोमीटर तक की ये हमारी राइड थी, अपने घर से वापस घर तक। तो मेरी बाइक का जो एवरेज है वो नॉर्मली 35 से 38 तक का एवरेज है। तो मेरी बाइक में जो पेट्रोल लगा था वो लगा था मेरा करीब करीब 50 लीटर के आसपास। 5100 रुपये का मतलब मेरा पेट्रोल इसमें खर्च हो गया इस राइड में। तो आपकी बाइक का एवरेज अगर 35 से 40 तक का है तो आप एक आइडिया लेकर चल सकते हो कि आपकी बाइक में जो पेट्रोल का खर्चा आएगा वो आएगा करीब करीब 5000 रुपये से लेकर 5500 रुपये तक का खर्चा। उसके बाद जो बात आती है वो आती है भाई स्टे की। तो स्टे हमने एक नाइट हमने उधमपुर में स्टे करा था, बाकी 3 नाइट हमने स्टे करा था श्रीनगर में। उसके अलावा हमने कहीं पर भी कोई स्टे नहीं लिया है। तो 4 रात का जो है हमारा स्टे था। तो एक ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो एक बंदे का 4 दिन का हमारा करीब 4000 रुपये का होटल का खर्चा इसमें हमारा आया था। अब बात आती है खाने पीने की। तो खाने पीने का हमारा 5 दिन का जो है ये ट्रिप था। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रुप के साथ राइड करते हो, अकेले में थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है, ग्रुप में अगर आप राइड करते हो तो इसमें हमारा खाने पीने का जो खर्चा था वो डिनर का करीब 300 रुपये के आसपास का आता था। ब्रेकफास्ट का जो है हमारा 150 से 200 रुपये के आसपास का हमारा खर्चा आता था। तो इसका हमारा 5 दिन का करीब 2500 रुपये का हमारा खाने पीने का जो है खर्चा हो गया। और इसके अलावा जो है, हालांकि हमारी इस कश्मीर वाली राइड पर कोई एंट्री फ़ीस वगैरह कहीं हमारी नहीं लगी है, जो कि और जगहों पर जैसे आप मसूरी जाते हो या फिर मनाली वगैरह जाते हो तो कुछ एंट्री चार्जेस वगैरह भी लगते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल कश्मीर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारी कोई एंट्री फ़ीस वगैरह कहीं पर नहीं लगी, तो उसका हमारा कोई खर्चा नहीं आया। उसके अलावा आप जब रास्ते में चलते हो, दिन में आप जब सुबह से शाम तक घूमते फिरते हो तो बीच में आप थोड़ा कुछ खाते पीते भी हो, चाय पानी भी होता है। तो ये सब जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं उनको मैं एक उसमें डालकर चलता हूँ। तो ये हमारा करीब लगभग पाँचों दिन का 2000 रुपये के आसपास का हमारा ये खर्चा आया था, जो कि एक एक्स्ट्रा खर्चा था। इसमें आप पार्किंग वगैरह देख सकते हो और आपका चाय पानी का खर्चा जो भी है, ये सारा जो है टोटल खर्चा। तो ये टोटल खर्चा जो है मिलाकर हो जाता है 13,600 रुपये का। तो एक बंदे का हमारी राइड पे जो है 13,600 रुपये के आसपास का खर्चा आया। जिनकी बाइक की थोड़ी बहुत एवरेज कम थी तो 200-400-500 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज ये 13 से 14,000 रुपये का जो है हमारा 5 दिन की ट्रिप का खर्चा रहा था कश्मीर राइड का। तो आप अगर एक आराम से एक नॉर्मली ट्रिप का मतलब कश्मीर की राइड बनाने का अगर प्लान कर रहे हो तो उसमें ऑन एन एवरेज आपका खर्चा एक मोटा मोटी आप लेकर चल सकते हो 13 से 14,000 रुपये में आपका हो जाएगा। 200-400 रुपये ऊपर नीचे वो हो सकता है होटल वगैरह में, खाने पीने पे, ये सब चीज़ें। किसी की बाइक जो है एवरेज वगैरह अच्छा देती है तो उसका वहाँ पर थोड़ा सा जो है पैसा बच जाता है। बाकी एक ऑन एन एवरेज 13 से 14,000 रुपये में आपका ये चीज़ पूरी कश्मीर की राइड जो है हो जाएगी, जो कि आपने वीडियोज़ में देखा होगा भाई। काफ़ी अच्छी राइड थी और बहुत अच्छे नज़ारे जो है हमें देखने के लिए मिले। और बात करें इस राइड की तो इस राइड में भाई जो हमें मज़ा आया वो ये मज़ा था कि भाई हम मेनली इस राइड को हमने प्लान करा था स्नो के लिए, स्नो के पर्पज़ से। तो हमें भाई स्नो भी खूब मिली, अनलिमिटेड स्नो मिली हमें हर जगह पर। प्लस लाइव स्नोफॉल भी हमें मिला, वो भी थोड़ी बहुत देर का नहीं, इवन पूरे दिन का हमें लाइव स्नोफॉल मिला। तो एक राइड पे हमें मतलब सब कुछ मिल गया। मतलब ये काफ़ी फैंटेस्टिक राइड थी, बहुत मज़ा आया इस राइड पर। बाकी ऐसी राइड पर जो सावधानी आपको रखनी है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो,
सबसे पहले आप कहीं की भी राइड कर रहे हो, अगर ऐसी जगह की राइड कर रहे हो या ऐसे वेदर के टाइम पे आप राइड कर रहे हो जिस टाइम पे वेदर ख़राब सही चल रहा है, तो हमारा जो टाइम था उस टाइम पे बारिश वगैरह का माहौल चल रहा था, स्नोफॉल वगैरह का, हाईवे वगैरह बंद हो रहे थे, कभी खुल रहे थे, ऐसा था। तो आप कभी भी राइड प्लान करते हो तो वेदर अपडेट देखकर जाओ। मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको कि आप उस टाइम पर जाओ जिस टाइम पे वेदर कंडीशन जो है आगे तक 4-5-6 दिन के लिए जो है क्लियर दिखा रहा हो, उस टाइम पे आप अपनी ऐसी राइड प्लान करो। दूसरी चीज़, आप अगर ज़्यादा एक्सट्रीम बर्फ़ वाली राइड पर जाते हो, जो कि हमें कश्मीर में अच्छी खासी स्नो देखने के लिए मिली थी, तो इस राइड पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा भाई, अगर आप बाइक से जा रहे हो तो स्नो चेन ज़रूर कैरी करना। हालाँकि देखो हम भी लेकर गए थे, हमारी यूज़ नहीं हुई, लेकिन स्नो चेन एक ऐसी चीज़ है कि उसकी ज़रूरत कोई आपको मतलब कहकर, बताकर या सिचुएशन देखकर आप उसे जज नहीं कर सकते हो। वो आप जब वहाँ जाओगे और वहाँ अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई रोड पर ज़्यादा बर्फ़ है, तो यूज़ करनी पड़ सकती है। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप राइड करते हो तो एक स्नो चेन बनवा कर आप अपने साथ रख लो। बीच में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर किसी को भी स्नो चेन बनवानी है तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और यहाँ नीचे भी लिखी हुई आ रही होगी। यहाँ पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, किसी भी बाइक की आपको स्नो चेन बनवानी हो बन जाएगी। तो हम सभी लोग जो है हमारी 5 बाइकें थी और पाँचों बाइकों के साथ हमारे स्नो चेन थी, हम अपनी लेकर गए थे। तो स्नो चेन मतलब रखनी चाहिए, आप कहीं फंसोगे नहीं। अगर आप एक्सट्रीम स्नो के टाइम पे, बर्फ़ के टाइम पे आप कहीं राइड करने जा रहे हो ऐसी जगह पर जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, रोड बंद होने के चांसेस हैं, तो वहाँ पर स्नो चेन कैरी आपको करनी चाहिए। हो सकता है इस राइड पे काम नहीं आ रही हो, अगली किसी राइड पर काम आ जाए। ज़रूरी नहीं है ये बर्फ़ में ही आए, कई बार ऐसा रास्ता आ जाता है जहाँ पर पूरा आपको मड मिलेगा, कीचड़ मिलेगा, तो वहाँ पर भी जो है स्नो चेन आपकी अच्छी खासी वर्क करती है। तो स्नो चेन अपने साथ ज़रूर रखो। और दूसरी बात करें तो भाई ऐसी ठंडी जगह पर जब आप जा रहे हो जहाँ पर बर्फ़ अच्छी खासी है, तो आप जहाँ रह रहे हो, जैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो आप दिल्ली के मौसम को देखकर वहाँ के मौसम को जज मत करो। कई बार नए बंदों के साथ यही होता है, वो ये देखते हैं कि दिल्ली में यार ज़्यादा ठंड तो है नहीं, वहाँ कितनी होगी, थोड़ी बहुत और ज़्यादा होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अपने साथ अगर ऐसी किसी राइड पर जा रहे हो तो अपने साथ अच्छी जैकेट्स और अच्छे कपड़े जो है कैरी कर कर लेकर जाओ। 1-2 जोड़ी एक्स्ट्रा ही लेकर जाओ, कब बारिश हो जाए, कब स्नोफॉल हो जाए, कब आपके कपड़े जो है गीले हो जाएँ, आपको नहीं पता चलेगा। तो ज़रूरत पड़ जाती है, थोड़ा-सा सामान एक्स्ट्रा कैरी करके चलो जब आप ऐसी लॉन्ग राइड पर जाते हो और ऐसी जगह पर जाते हो तो। हम जैसे अपने साथ लेकर गए थे, हमारे पाँचों राइडर्स के पास जो है डिकैथलॉन की -10 डिग्री की जैकेट थी, जिसने भाई क्या अमेजिंग वर्क करा। हमने उसे पहन के बाइक भी चलाई और हमने पूरा स्नोफॉल उसे पहन के एंजॉय करा। अंदर बिल्कुल भी कोई पानी नहीं गया, क्योंकि वो वाटरप्रूफ तो मैं कह नहीं सकता है या नहीं है। बाकी मैंने जैसे यूज़ करी है तो मैं अगर बताऊँ तो वो वाटरप्रूफ है। एक्सट्रीम बारिश में कैसा काम करेगी मुझे नहीं पता। बाकी स्नोफॉल हमने खूब एंजॉय करा और अच्छा खासा स्नोफॉल हो रहा था। जैकेट हमारी पूरी गीली हो गई थी, लेकिन अंदर उसमें बिल्कुल पानी नहीं गया। जैसे ही वो ऊपर से गीली हुई थी, अगर उस पे आप कोई कपड़ा मारते हो वो तुरंत सूख जाती है। तो मेरे हिसाब से तो वो वाटरप्रूफ है कुछ लेवल तक। स्नो तक तो काम चल गया था, स्नो प्रूफ तो है वो। बाकी विंड प्रूफ बहुत अच्छा काम करता है उसका। आप कभी भी अगर आप -10 डिग्री डिकैथलॉन की जैकेट ले रहे हो तो थोड़ा-सा उसका साइज़ जो है बढ़ा लो अपने अकॉर्डिंग, ताकि आप उसे राइडिंग जैकेट के ऊपर पहन पाओ। क्योंकि कई बार क्या होता है, राइडिंग जैकेट के ऊपर जो हम रेन लाइनर डालते हैं, कई लोगों को वो अच्छा नहीं लगता है देखने में। अगर वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको सस्ता जुगाड़ चाहिए तो रेन लाइनर आप ले सकते हो, उसमें भी हवा नहीं जाती है। लेकिन आप अगर उसके ऊपर एक अच्छी जैकेट डालना चाहते हो तो राइडिंग जैकेट के ऊपर आप डिकैथलॉन की -10 डिग्री जैकेट डाल लो और भाई क्या अमेजिंग वर्क करती है। अंदर 1% भी हवा नहीं जाने वाली, मज़ा आ जाएगा। तो वो जैकेट आप ले सकते हो। ये मतलब मैंने खूब अच्छी तरीके से यूज़ करके आपको बता रहा हूँ, तो आप आँख बंद करके ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ एक चीज़ और जोड़ूँगा मैं आपको, जैसे कि इस राइड पे आपने नोट करा होगा, हमने सबने इंटरकॉम लगा रखे थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भी इंटरकॉम लो, लेकिन अगर आपका बजट है तो आप इंटरकॉम लो। अगर आप ग्रुप में राइड करते हो तो इंटरकॉम से बहुत फ़ायदा होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप राइड के दौरान जो है बोर नहीं होते हो। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है। इससे पहले मैंने जितनी भी राइड करी थी, उसमें हम जब ग्रुप के साथ चलते थे, तो सब जो है एकदम शांत होकर चलते थे। तो उसमें क्या है, बंदा बोर हो जाता है और रास्ता बहुत लंबा लगता है।
तो इस बार हमने पांचों हेलमेट में जो है, पांचों राइडर के पास हमारे इंटरकॉम था, तो हम आपस में बात करते हुए गए और हमें रास्ते का सच में बिल्कुल पता नहीं चला। जबकि वापसी के टाइम पे हमने पूरे दिन बाइक चलाई थी और पूरी रात बाइक चलाई थी। अगले दिन सुबह मैं करीब 11 बजे के आसपास दिल्ली अपने घर पहुंचा था। तो काफ़ी मज़ा आया। राइड भी एक आपकी एक फ़न वाली राइड हो जाती है। आपको मज़ा आता है जब आप सारे आपस में बात करते हुए चलते हो, और एक उससे ये भी फ़ायदा होता है कि कोई आपका राइडर आगे पीछे नहीं रहता है, क्योंकि आप कनेक्टेड रहते हो। कोई अगर पीछे रह भी जाता है तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि वो कनेक्ट नहीं है, वो बंदा पीछे रह गया। तो आप अपनी बाइक थोड़ी स्लो कर सकते हो ताकि वो आपको कैच कर ले। तो इंटरकॉम मेरे हिसाब से तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बढ़िया है। और बाकी ग्रुप राइड में जैसे भी आप कभी भी ग्रुप राइड करते हो तो देखो, हमने पहले भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि क्या होता है कि सपोज़ करो हम 5-6 बंदे चल रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं कि किसी की बाइक में अगर पेट्रोल नहीं है तो वो 200-400-500 रुपये का पेट्रोल डलवाता है, ठीक है। किसी किसी का टैंक फुल है, तो इस चीज़ से क्या होता है, कम ज़्यादा पेट्रोल रखने से ये होता है कि आप जब राइड कर रहे हो ना तो आपकी राइड बहुत लेट हो जाती है। क्यों लेट हो जाती है? जिसकी बाइक में पेट्रोल कम है वो बार बार रुकेगा, बार बार डलवाएगा, ठीक है। और तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप ग्रुप में जितनी भी आपकी बाइकें जो है जा रही हैं, उनमें आप कोशिश करो कि सारी बाइकों में एक साथ जो है पेट्रोल फुल करवाओ। तो जब भी आगे कहीं आप डलवाओगे ना पेट्रोल, तो लगभग लगभग सबका उतना ही पेट्रोल बचा होगा, लगभग ख़त्म होने की कगार पे होगा सबका। तो इससे जो है काफ़ी टाइम बचता है। आपको पर्टिकुलर किसी एक बंदे के लिए नहीं रुकना पड़ता है। तो कोशिश यही करो कि अगर आपके ग्रुप में जितनी भी बाइकें जा रही हैं, सारे लोग एक साथ पेट्रोल डलवाओ और टैंक फुल करवा के चलवाया करो। जब लंबी राइड है, आपको पता है इस पे पेट्रोल लगना है, तो टैंक फुल करके चलाओ। एवरेज भी गाड़ी का अच्छा निकलता है और आप आगे के लिए जो है टेंशन फ्री हो जाते हो। कभी भी है ना, पेट्रोल का ये इंतजार मत करो कि ये पेट्रोल मेरा अभी तो 1 पॉइंट है, ख़त्म हो जाएगा जब डलवाऊंगा। नहीं, आपकी बाइक में 25 से 30% पेट्रोल जैसे ही बच जाए, आप पेट्रोल पंप ढूंढना स्टार्ट कर दो, और मिल गया है तो पेट्रोल डलवा लो। उसे ख़त्म होने तक इंतज़ार मत करो, क्योंकि हम नहीं उस एरिया को जानते हैं, वहाँ पर पेट्रोल कहाँ पर हैं, पेट्रोल पंप जो हैं भी अच्छे खासे या नहीं हैं। पता चला काफ़ी दूर दूर हों, जैसे लद्दाख साइड में जाते हैं वहाँ पर दूर दूर तक पेट्रोल पंप नहीं है। तो आप ये कोशिश करो कि भाई जैसे ही तुम देख रहे हो कि 25 से 30% पेट्रोल आपका बचा हुआ है, टैंक फुल करवा लो दोबारा से। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप फंसने से भी बचोगे। और बात रही कश्मीर की राइड की स्पेशली, तो कश्मीर में भाई एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये मैंने अपनी वीडियो में भी बताया है। किसी और शहर की अगर आप सिम लेकर जा रहे हो, दिल्ली, मुंबई, यूपी, कहीं से भी आप जा रहे हो, तो वहाँ पर आपकी जो सिम है जो आप यूज़ कर रहे हो, वो कश्मीर में जो है आपका पठानकोट के बाद वो सिम आपकी बंद हो जाएगी। नेटवर्क बिल्कुल नील हो जाएंगे। आप किसी को ना कोई कॉल कर सकते हो, ना इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, ना आपके पास कोई कॉल आएगी। तो इसके दो ऑप्शन हैं, या तो आपके ग्रुप में किसी के पास पोस्टपेड सिम हो, पोस्टपेड सिम कोई भी हो, वो कश्मीर में चलती है, वो चाहे कहीं की भी हो, दिल्ली, यूपी, कहीं की भी हो, वो वहाँ पर चलेगी पोस्टपेड सिम। या फिर अगर आपके ग्रुप में किसी के पास पोस्टपेड सिम नहीं है, तो आप वहाँ पर जाकर 1 या 2 सिम आप वहाँ की लोकल जो है जाकर खरीद सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से 300 से 400 रुपये के आसपास आ जाती है रिचार्ज के साथ। तो हमारे इस ग्रुप में 5 लोगों में से 2 लोगों के पास जो है पोस्टपेड सिम थी, तो हमें उस चीज़ की नीड नहीं हुई। हमको अगर अपने घर पे बात करनी है, कॉल करनी है, तो हम उनके फ़ोन से कर लेते थे। तो इसी तरीके से आप अपना प्लान जो है बनाओ, या फिर वहाँ पर जाकर अपना सिम एक खरीद सकते हो, जिससे आप जो है फंसोगे नहीं, इंटरनेट एक्सेस कर पाओगे। और जो है, और एक चीज़ और, कभी भी आप कहीं भी बाहर जाते हो तो ऑफलाइन गूगल मैप पे जो है अपना मैप डाउनलोड कर लिया करो। जैसे हम कश्मीर जा रहे थे तो हमने ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लिया था। उससे होता क्या है कि आप अपना इंटरनेट भी बंद कर दोगे तो ऑफलाइन मैप से जो है आप वहाँ पर रास्ता देख सकते हो, और डायरेक्शन स्टार्ट करके आप जहाँ आपको जाना है वहाँ आप जा सकते हो। तो लगभग लगभग मैंने सारी जानकारी इसमें जो मेन चीज़ थी वो इस वीडियो में मैंने आपको बता दी है। बाकी अगर कोई पॉइंट आपके दिमाग में चल रहा है, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पे जो नीचे आईडी आ रही है, यहाँ पे आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। तो यही था आज का एक वीडियो। काफ़ी लोग जो है इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे से कह रहे थे कि बजट ज़रूर बताना, तो मैंने सोचा चलो जब हमारी ऑडियंस कह रही है तो बना देनी चाहिए वीडियो, तो मैंने ये वीडियो बना दिया है। और हमारी कश्मीर की सीरीज़ अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखो, और जिन्होंने देख रखी है तो एक बार बता देना भाई कैसी लगी।
और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। भाई सब्सक्राइब करो यार, पता है लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो यार। 10,000 सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं, 9,000 के आसपास हो गए हैं। तो जल्दी जल्दी उन्हें यार 10,000 तक लेकर जाओ, क्योंकि 10,000 पे हमें कुछ अच्छा करना है भाई। जल्दी से 10,000 करवाओ। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए भाई सारे भाइयों को टाटा बाय बाय, जय श्री राम।